नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, प्रणाम नमो गुरुजी, प्रणाम नमः। पंडित जी। नमो प्रणाम गुरु। हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण हम लोग देख रहे हैं, अर्थात द्विचरम प्रकरण भी हम ऐसे इसे कह सकते हैं कि अंतिम यानी सेकेंड लास्ट ये प्रकरण है। इसके बाद 5वां प्रकरण है कि जो कि अंतिम प्रकरण हम लोग देखेंगे। तो इस चतुर्थ प्रकरण में सर्वप्रथम हम स्टार्ट किससे किए थे? नामपद से। नामपद के बाद क्या देखें? क्रुदंत। क्रुदंत के बाद क्या देखा गया? तो क्रुदंत के बाद यहां पर फिर से एक बार हम लोग यहां पर क्रियापद देखेंगे। क्रियापद अर्थात किसे कहा जाता है? क्रियापद। क्रियापद किसे कहते हैं? क्रिया को दर्शाने वाला क्रियापद। सही है। क्रिया को सूचित करने क्रिया वाले। को सूचित करने वाला जो पद है वह पद क्या है? क्रियापद है। क्रिया को सूचित करने वाला पद, अर्थात पद जब बनाया जाए तब पद किससे बनता है? तो पद के लिए क्या बोला ती जाए? आदि प्रत्यय लगने हाँ, पर। यानी ती आदि प्रत्यय ही, इतना ही नहीं बोलना है, स विभक्त्यांत्यम आदि। पदम, यानी हम्म, विभक्ति के अंत यानी विभक्ति के प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है। पद। और विभक्ति के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से? एक ती आदि, क्रियापत्य एक ती आदि और दूसरा सी आदि, यानी नम त्यादि के और स्यादि। तो त्यादि किसे लगते हैं? तो त्यादि क्रिया को धातु लगाया को। जाता है, और क्रिया तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे क्रियाओं में सर्वप्रथम हम प्रारंभ किए थे किससे? शब्द विचार का प्रथम जो पाठ जो हुआ था वो क्रियापद का ही था, अर्थात क्रियापद की सिद्धि। तो क्रियापद को अगर दर्शाया जाए तो क्रियापद अलग अलग प्रकार के होता है। तो वहां पर काल के दृष्टि से हम लोग देखे थे कि काल के दृष्टि से संस्कृत में क्रियापद कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के। काल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो संस्कृत में क्रियापद कितने? 10 प्रकार के हैं। तो 10 प्रकार के ये काल के अनुसार, तो उनमें एक वर्तमान काल देखे थे, दूसरा यस्तन भूतकाल। हस्तान भूतकाल, ये 2 काल यहां पर देखे थे। गण के आधार से अगर धातुओं को विभाजित किया जाए तो वो भी कितने हैं? 10 गण हैं। और इसी 10 गण के धातुओं को हम 3 विभाग से विभाजित किए हैं। कितने? इस 10 इसे ऐसे 10 में गण यानी 10 गण के अगर धातु हैं तो उसको 3 विभाग से भी यहां पर विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 विभाग? परस्मैपद, आत्मनेपद, हाँ, उभयपद। आहा, विकरण नहीं, प्रत्यय लेने वाले, विकरण प्रत्यय हाँ नहीं लेने वाले। सही है। एक क्या है इसमें कि विकरण प्रत्यय सहित, यानी विकरण ये सही। विकरण सहित, ठीक है। और यहां पर क्या है? हाँ, विकरण विना, सुने विकरण, कौन से विकरण? रहित। तो अविकरण प्रत्यय, कौन से? अकारांत विकरण प्रत्यय। क्या करेंगे इसमें? अकारण। अकारांत, इसको अ को आगे ले लीजिएगा, यानी यहां पर क्या होगा कि अकारांत अकारण विकरण विकरण प्रत्यय। प्रत्यय लेने वाले, अर्थात अकारांत विकरण प्रत्यय असिवाय के, यानी दूसरा यहां पर अगर देखा जाए तो वो हम क्या देखेंगे यहां पर कि एक अकारांत वाले, दूसरा अकारांत सिवाय के अकारण जो बिना है। के। हाँ, अकारांत सिवाय के अगर कोई हो वो है। और तीसरा क्या है? विकरण रहित। ये अकारांत सिवाय और सिवाय के विकरण।
तो अ सिवाय के विकरण जो है वो है। और तीसरा हम लोग क्या देखे थे? विकरण बिना विकरण के। रहित। विकरण रहित। रहित। ये ऐसे 3 विभागों से इसे हम विभाजित कर सकते हैं। किसे? अगर देखा जाए धातुओं को, 10 गण के धातुओं को ऐसे 3 विभाग से विभाजित कर सकते हैं। एक अविकरण प्रत्यय लगने वाले, अविकरण नहीं, अकारांत विकरण प्रत्यय लगने वाले, अर्थात जिसके अंत में अ हो ऐसे। तो इनमें से प्रथमा में अभी हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? इसका। किसका विकरण यहां पर देख रहे अकारांत हैं? वाली। सिर्फ अकारांत। अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले। तो ऐसे अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले जो है वो कितने प्रकार के हैं? अगर वो देखा जाए तो उसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार के। तो चार। उसके चार। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके कितने प्रकार? तो उसका चार। यहाँ पर देखा जाए तो 4 प्रकार है। तो कौन कौन से ऐसे 4 प्रकार अगर इसका अगर देखेंगे तो? पहला, चौथा, अशौ। छठा, दसा। हाँ, ये क्या है कि एक प्रथम गण, फिर दूसरा, चौथा गण, चौथा। ये चौथा गण, छठा, तीसरा, छठा गण, छठा छठा गण, गण। और दसवां। चौथा क्या है? दसवां 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 गण। गण। ये चारों 4 प्रकार के ये 4 गण जो है जो कि अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले ये 4 गण है। बाकी के 6 गण क्या है? तो बाकी के 6 गण, इनमें से 4 गण कैसे हैं? अकारांत छोड़कर विकरण प्रत्यय लेने वाले हैं। और 2 गण ऐसे हैं कि जो जिसमें विकरण ही नहीं है, अर्थात विकरण रहित। लगता ही अर्थात नहीं यहां है। पर अगर देखा जाए तो वो क्या है? तो विकरण रहित जो है वो विकरण रहित यहां पर बाकी के 2 गण। तो अभी हम प्रथमा सीख रहे हैं। तो प्रथमा में ऐसे प्रथम गण, चतुर्गण, छठ गण और 10वां गण। और इन्हीं गणों के कितने? तो यहां पर देख लिए कि ये 10वां गण, 10 गण से 4 गण, और 4 गण में से कितने काल का हम लोग देखें रूप? 2 काल का यहां पर देखें। दो का देख लो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वो 2 काल के रूप यहां पर हम लोग देखे। और वो 2 काल कौन से हैं? तो ये वर्तमान 2 काल काल। जो है, एक वर्तमान काल और दूसरा व्यस्तन भूतकाल। भूतकाल। वर्तमान कैसे बनता है वो तो हम लोग तो देख चुके हैं, याद है कि नहीं? जब कुदंत बनाए थे वर्तमान कुदंत पे, वृत्त धातु में क्या लगा था? अशौ प्लस नहीं, अचसत्र। असौ कहां लगाएंगे? वर्तमान बनाने के लिए क्या लगाए थे? कि वृत्त धातु वर्तमान बनाने आत्मनेपदी के लिए। है, आना आनस प्रत्यय लगाए थे ना। जी 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 जी। वृद्ध अशौ प्लस एन अनस। वर्तमान। वर्तमान। वर्तमान यानी ऐसे क्या देखे थे कि वृत्त धातु जो है, कि वृत्त धातु का अगर देखा जाए प्लस अ प्लस हम। वर्त प्लस अ प्लस हम। तो इसमें देखे थे कि वर्तमान का वृत्त प्लस क्या देखे थे उसमें? क्यों ये क्या हो गया? तो वृत्त जो है कि वृत्त प्लस अ प्लस क्या लगाया था? आना आनस। और आना आनस लगने से क्या होता है? आना आनस लगने से पूर्व, यानी आना के पूर्व में अगर अ हो तो वहां पर क्या होता है? म जोड़ा जाता है। म गुरु जोड़ा जी जाता है। 38 पेज पर है, 38 हाँ पेज पर। हाँ जी, हाँ 38 है, लेकिन यहाँ पर डबल हो गया इसलिए। तो यहाँ पर जी देखे क्या है कि इसमें वर्तमान में जो है, तो इसमें वर्तमान काल एक देखे थे, और दूसरा काल क्या देखा गया था उसमें? वर्तमान काल के बाद हैस्तन व्यस्तन भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल के बहुत सारे भेद है, उसमें सिर्फ हैस्तन भूतकाल। अब आगे की क्रियापद जो है, एक विद्यार्थ और दूसरा अज्ञार्थ। तो विद्यार्थ को ही क्या कहा जाता है? सप्तमी विभक्ति। विधि। यहाँ पर विद्यार्थ को ही क्या कहा जाएगा? तो विद्यार्थ को ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्यार्थ को ही यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थ को सप्तम विभक्ति के प्रत्यय। और ऐसे सप्तम विभक्ति के प्रत्यय कोई भी क्रियापद सिद्ध करना हो तो उसके लिए जरूरी क्या है? प्रत्यय की जरूर है। तो विद्यार्थ के लिए प्रत्यय क्या है? तो संस्कृत में कितने ऐसे 3 वचन होते हैं? कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक को सूचित करने वाला हो तो उसे कौन सा वचन होता है? एक वचन। एक वचन।
दो को, जहां दो की सूचित होता है या तो दो जिससे दर्शाया जाए तो वो कौन सा वचन है? द्विवचन। और दो से अधिक हो तो वो कौन से वचन होंगे? बहुवचन। और हर एक भाषा की तरह इस संस्कृत भाषा में भी पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष। तीन पुरुष है। कौन कौन से? तो एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में सिर्फ 3 ही आता है, 3 ही जन आ सकते हैं। कौन से? उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में क्या आता है? हम सब। यानी हम संबंधित जो हो, अस्मत् संबंधित, अस्मत् संबंधी जो हो वो कौन से पुरुष है? उत्तम पुरुष है। उसी प्रकार यहां पर मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में भी 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों और बहुवचन में क्या होगा? तुम सब। अर्थात युष्मद् संबंधी जो हो, युष्मद् संबंधी जो हो वो क्या है? मध्यम पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो ना हो वो कौन से पुरुष में आता है? अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष। यानी जो उत्तम पुरुष नहीं है, जो मध्यम पुरुष नहीं है, बाकी सारे के सारे किस पुरुष में आएगा? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में। बाकी सारे अन्य पुरुष, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, ये तो है ही। किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई पदार्थ का नाम हो, यानी नाम विशेष जितने भी आए वो कौन से पुरुष में आता है? अन्य पुरुष में। तो इसी, इसके लिए यहां पर प्रत्यय है। अब वर्तमान के प्रत्यय को एक बार याद कर लेते हैं। वर्तमान के प्रत्यय, और ये वर्तमान काल के भी 2 प्रकार के प्रत्यय थे। कैसे? कौन कौन से? परस्मैपदी, आत्मनेपदी। सही है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो यहां भी परस्मैपदी और आत्मनेपदी है। इनमें से सर्वप्रथम परस्मैपदी के यहां पर प्रत्यय देख ले हैं। किसका प्रत्यय देखा जा रहा है? परस्मैपदी के। तो परस्मैपदी के प्रत्यय पहले वर्तमान काल के देख लेते हैं। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वास, उत्तम पुरुष बहुवचने मास, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ। एक मिनट, कौन बातें कर रहे हैं? कोई पूરું नहीं कीधું तो कदी पूरा करी रे? क्या चालू है ये? मिच्छामी दुक्कड़म कहना पड़ रहा है, ये योग्य नहीं है। एक तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कैसे? यंत्र के आधार से। हम साक्षात यहां पर प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, परोक्ष स्वरूप में भी कर रहे हैं तो यंत्र के आधार के। और यंत्र का एक लिमिट होता है, उसका कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर वहां पर क्या होता है कि किसी को भी सुनाई नहीं देता है, अंतराय होता है, डिस्टर्ब होता है। तो वही डिस्टर्ब, अंतराय, और अंतराय में प्रचुर प्रमाण में ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो ऐसे ही व्यर्थ क्यों हम अंतराय करें? जरूर हो तब ही अनम्यूट कीजिए, बाकी म्यूट में ही रहने दीजिए। प्रथम नंबर ये। द्वितीय नंबर, ऐसे स्थान में अभ्यास करना चाहिए जहां किसी भी प्रकार की अंतराय होने का कोई संभावना ही नहीं हो। ऐसे स्थान पर बैठिए जहां घर पे टीवी ना हो, या तो फिर टीवी हो तो टीवी ऐसे बंद हो, लड़के आदि हैं, ऐसे बच्चे आदि हैं, तो उसको थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहिए, यहाँ पर कहिए, ताकि आपके एक आवाज से बाकी सभी का अंतराय हो रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम ये सब कहना पड़ रहा है आप सबको, ये उचित नहीं है, फिर भी समझना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे कि वर्तमान काल, वर्तमान काल के ये जो प्रत्यय वहां पर देखे थे वो परस्मैपदी का प्रत्यय था। अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस और अन्य पुरुष बहुवचने अंति।
सेकंड नंबर आत्मनेपदी का अगर देखा जाए प्रत्यय, तो आत्मनेपदी का प्रत्यय वहां पर देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन है ए, द्विवचन है वहे और बहुवचन है महे। मध्यम पुरुष एक वचन है से, द्विवचन है ईथे और बहुवचन है ध्वे। अन्य पुरुष एक वचन है ते, द्विवचन है ईते और अन्य पुरुष बहुवचन है अंते। अंते। ये वर्तमान काल का ये प्रत्यय देखे थे, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अब उसके बाद देखे थे कि हस्तन भूतकाल, हस्तन भूतकाल में प्रत्यय देखा गया था परस्मैपदी में उत्तम पुरुष एक वचन है आम, म नहीं, क्या है आम, द्विवचन है व और बहुवचन है म। मध्यम पुरुष एक वचन है स, द्विवचन है तम और बहुवचन है त। तो संपूर्ण, हाँ ये तो संपूर्ण है। अन्य पुरुष एक वचन है त, अर्थात त कैसे हैं आधा। इसको जो पुरुष उसको थोड़ा सा अंदर से बोलिएगा कि त, ये यानी अन्य पुरुष एक वचन है त, द्विवचन है ताम और बहुवचन है अन। सही है। अब आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एक वचन है ई, द्विवचन है वही और बहुवचन है मही। मध्यम पुरुष एक वचन है ईथास, मध्यम पुरुष द्विवचन है मध्यम पुरुष एक वचन है थास। मध्यम पुरुष एक वचन थास, द्विवचन है ईथाम और बहुवचन है ध्वम। अन्य पुरुष एक वचन है त संपूर्ण, त कैसे है यहाँ पर संपूर्ण है, द्विवचन है ईताम और बहुवचन है अंत। ओके अंत, सही है। तो ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय किसका, हस्तन भूतकाल का। अब विद्यार्थ का यहां पर देखेंगे कि परस्मैपदी के विद्यार्थ का यहां प्रत्यय है उत्तम पुरुष एक वचन है ईयम, क्या है यहां पर ईयम, द्विवचन है ईव और बहुवचन है ईम। मध्यम पुरुष एक वचन है इस, मध्यम पुरुष द्विवचन है ईतम और मध्यम पुरुष बहुवचन है ईत। अन्य पुरुष एक वचन है इत, अन्य पुरुष द्विवचन है ईताम और अन्य पुरुष बहुवचन है ईयुष। ये किसका प्रत्यय है, तो ये विद्यार्थ परस्मैपदी का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय, परस्मैपदी धातु का। और परस्मैपदी का प्रत्यय किसे लगाया जाता है, परस्मैपदी धातु को। तो परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी का यहाँ पर प्रत्यय लगता है। जैसे कि मी प्रत्यय लगकर नम धातु का रूप वहां पर वर्तमान काल में क्या बना था, नमामि। और उसका रूप आदि सिद्ध कर चुके थे। कैसे सिद्ध करना है, वो सारे के सारे प्रोसेस यहां भी करना है। यानी प्रथम क्या लगेगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम क्या लिखते थे, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पर ये नियम चेंज हो जाएगा। किसका बना रहे हैं हम लोग, विद्यार्थ का बना रहे हैं ना। तब तक ये तो वर्तमान काल नहीं है, ये कौन सा काल है, विद्यार्थ काल है। हाँ, तो उसी प्रकार के विद्यार्थ काल को सूचित करने या तो दर्शाने के लिए किसका प्रत्यय लगता है, विद्यार्थ को निर्देश करने के लिए परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। तीसरा नंबर था कि परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय जो है वो लगाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर था ती आदि प्रत्यय। तो यहाँ पर ती आदि ही लेना है। ती आदि से मतलब ये अब विद्यार्थ का करे कि विद्यार्थ का कहीं भी यहाँ पर ती आदि नहीं है नहीं है ना। लेकिन उस ती आदि के ग्रहण से ये करना है कि उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन के जितने भी प्रत्यय सबका ग्रहण करना है, चाहे कोई भी काल हो, ठीक है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए कि गदा हस्ते भीमा, क्या होगा अर्थ, गदा हस्ते भीम आगतः।
गद्दा का हाथ में लेकर भीम आ रहा हाथ है। में गदा लेकर भीम आता है। आया हाँ। आया सो आया। गदा हस्ते भीमा आगतः। ठीक है, इसका कोई ये तो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल मुझे जो समझाना है वो ये बात समझाना है। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है? भीमः। भीमः लिखा है ना। तो भीमः जो यहाँ पर लिखा है, एक्चुअल क्या उसका नाम भीम था? नहीं, नाम क्या है? क्या नाम था? भीमसेन। 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 क्या नाम था वहां पर? तो भीमसेन। भीमसेन। लेकिन भीम कहने से भीमसेन हम समझते थे कि नहीं? जी। भीम कहने से भीमसेन समझा जाता है। उसी प्रकार ती आदि प्रत्यय कहने से क्या समझना है? उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर कहां तक? उत्तम अन्य पुरुष बहुवचन के जितने भी प्रत्यय है सभी प्रत्यय को ऐसे ती आदि का ही समझना है, चाहे कोई भी काल का हो। ठीक है, नहीं तो फिर विरोध कहां पर आएगा? तो विरोध यहां आएगा कि हर एक के लिए प्रत्यय अलग अलग वहां पर दर्शाना जाना है, जबकि विभक्ति का प्रत्यय दो प्रकार के बताया गया है। कौन सा? एक त्यादि और एक त्यादि। तो उसमें आदि शब्द जो लिखा है ना, उस आदि शब्द के सभी काल के इस प्रकार से ग्रहण करना है। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर त्यादि प्रत्यय ही हमें क्या ना हम लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि इत आदि प्रत्यय। इत आदि प्रत्यय यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? ती आदि प्रत्यय जिसे लगे, यानी ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगने पर ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है, यानी अविकरण प्रत्यय। तो अगर पहला गण हो तो फिर अविकरण प्रत्यय लगाएंगे। उसके बाद जो प्रत्यय है म और वो से अगर वो नियम लगेगा तो वो नियम लगाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर नहीं लगाएंगे। तो आगे का ऐसे ही सिद्ध करना है। लेकिन अब सब चूंकि ये सब आप लोग सीख चुके हैं, तो इसको सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ठीक है, नियम आदि ऐसे सिद्ध करने का नियम जो हम प्रथम पाठ में जो सीखे थे ना, प्रथम प्रकरण में जो सीखे थे वही नियम है। लेकिन वो बारंबार उसको हम दोहराए नहीं, सिर्फ जहां ये क्या करना है उसके बाद इतना तक तो कर देना है। कहां तक करना है? कि धातु प्लस विकरण और प्लस प्रत्यय यहां तक तो लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? तो यहां तक में कितने? यहां तक में 4 नियम आ जाता है। ये चौथा नियम में आ जाता है कि नहीं? जी। आ जाता है ना चौथा नियम में कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को विकरण प्रत्यय लगता है, यानी यहाँ पर अविकरण प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ ही जाता है। उसके बाद जो फेरफार है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? A48। हाँ गुरुजी मैं ये कहती, जैसे अपन त्वम कहते हैं तू, है ना, त्वम मतलब तू, तो इसी तरह अपन मानवाचक में आप कहते हैं, कई बार कहते हैं ना। ओके, हाँ। आप तो उसमें अपन फिर ये द्वितीय मध्यम पुरुष ही लगाएंगे ना वहां पर अपन? नहीं। हाँ वो अब भगवान लगता है कैसा? हाँ आपके लिए क्या है? भवतृ। हाँ भवतृ सर्वनाम है आपके शब्द के लिए। ओके, तो फिर वो तो अन्य पुरुष एक वचन का ही लगेगा। फिर से जिसे कोई प्रश्न पूछना हो एक का पूर्ण होने दीजिए। कौन है A80? क्यों बारंबार यहाँ पर कहना पड़ रहा है? सॉरी गुरुजी, भूल में तो यहाँ पर भवतृ आपके लिए हैं। आप सर्वनाम के लिए यहाँ पर भवतृ है, जबकि युष्मद वो सिर्फ मध्यम पुरुष में आता है। क्या ये युष्मद के अंदर आता है? नहीं आता है। युष्मद संबंधी में कितने? तो युष्मद संबंधी में सिर्फ तुम दोनों और तुम सब, इतना ही आता है। इसके सिवाय को छोड़कर इसमें फिर क्रियापद अन्य पुरुष का ही लगेगा। हाँ, इसमें अन्य पुरुष का ही लगेगा। ओके जी। ओके, क्लियर जी। चलिए, अब यहां तक हम लोग कर चुके हैं, तो फिर अब आगे की क्रियापद की सिद्धि इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। कैसे? धातु प्लस विकरण प्रत्यय प्लस प्रत्यय, उसके बाद जो फेरफार होता है वो फेरफार के स्वरूप में यहां पर देखेंगे। आगे की पूर्व विधि जो है वो हमें कहां से सीखना है?
प्रथम प्रकरण से। प्रकरण ठीक है, तो उसी का यहाँ पर आप पुनरावर्तन करते नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि धातु, तो धातु किसका हम लोग मान लीजिए नम धातु का ही बनाते हैं। किसका बनाएंगे? नम धातु। ठीक है, तो यहाँ पर धातु लिखेंगे। धातु क्या है? नम। नम। ठीक है, नम धातु लिखे। नम धातु के कौन से गण के? पहले गण के, तो उसका विकरण प्रत्यय क्या लगाएंगे? और किसका सिद्ध करना है? एक एक करेंगे। तब उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? इयम। इयम। तो यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इयम। इयम। यानी क्या हुआ यहाँ पर? नम धातु अविकरण और इयम। अब यहाँ पर एक नियम हमें याद आ जाना चाहिए। कौन से? ये होता है हाँ, अ ये प्लस दोनों ई जो है, इक्वल ए। ये दोनों मिलकर क्या होता है? ए होता है। ये होता है। कौन सा नियम है? तो अब क्या है ये नियम? अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर साथ में क्या होता है? ए ओ आर तथा अल होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ये होगा। अर्थात नाम प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? एयम होगा। ठीक है, नम प्लस एयम। अब इसको पद बना देंगे तो पद क्या हो जाएगा? नमेयम। इस प्रकार नमेयम। अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? देख लीजिए, नमेयम है। ये नमेयम सिद्ध हो चुका है। अब द्विवचन, तो द्विवचन का है यहाँ पर। अब प्रत्यय को ही चेंज करेंगे। तो प्रत्यय यहाँ पर क्या है? प्रत्यय नम प्लस अ प्लस, अब प्रत्यय क्या है? ईव। देखिए, इसमें एक मजा की बात ये है, हर एक प्रत्यय का प्रारंभ किससे है? ई से। ई से। अर्थात अविकरण प्रत्यय तो लगेगा ही। चारों चार गण कैसे हैं? अकारांत है ना जी। चारों चार गण के विकरण प्रत्यय अकारांत वाला है। तो अ प्लस ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए। अर्थात अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ई की जगह क्या याद रखना है? ए। अर्थात एयम, एव, एम, एस, एतम, एत, 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 एतम, यूस। इतना याद रहेगा कि नहीं? जी। अब ए क्यों हुआ वो पता चला कि नहीं? जी ठीक है, सेकंड नंबर, जहां भी ये सौ है, कौन सा पद के अंत में जहां भी ये सौ हो उसका क्या कर देना? विसर्ग कर देना। विसर्ग। क्यों? क्योंकि पद के अंत में सौ हो तो सौ का र होता है, और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग हो जाता है। तो फिर यह कहां? दो जगह पे, इस एक जगह और एक जगह, दो जगह, इस दो जगह पे क्या कर देना है? विसर्ग कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर ईव, इसका मतलब क्या होगा? नम प्लस अ और ई दोनों मिलकर अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? नम प्लस एव। अर्थात क्या बनेगा? नमेव। उसी प्रकार ईम, तो ई का क्या करने के लिए बोला गया? ए। और तो फिर यहाँ पर क्या होगा? नमेम होगा कि नहीं? जी। उसके बाद नमेश क्या हुआ था? नमेश, अ का ए का स का र का विसर्ग, तो क्या होगा यहाँ पर? मध्यम पुरुष एक वचन नमे है। मध्यम पुरुष द्विवचन में ईतम का एतम, अर्थात क्या हुआ? नामेतम। उसके बाद ईत का ईत है तो एत, अर्थात क्या हुआ? नामेत। हाँ, यही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। जहां तो संपूर्ण है वहां हम लोग आधा बोल देते हैं, और जहां आधा है वहां हम क्या कर देते हैं? संपूर्ण कर देते हैं। जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में तो संपूर्ण है, तो में अ लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नामेत। क्या बोलेंगे? नामेत। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष अन्य पुरुष एक वचन का तो आधा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा यहाँ पर? नमेत। उसके बाद ईताम है यानी एताम होगा, अर्थात क्या होगा? नमेताम। अब यूस है, यूस यूस यानी ए यूस, अर्थात क्या होगा? नमे यूस, सकार र का विसर्ग, अर्थात नमे यूस। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तम पुरुष एक वचन है नामेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन है नमेव, उत्तम पुरुष बहुवचन है नमेमः, विसर्ग ने नमेम,
मध्यम पुरुष एक वचने नमे, मध्यम पुरुष द्विवचने नमेतम, मध्यम पुरुष बहुवचने नमेत, अन्य पुरुष एक वचने नामेत, अन्य पुरुष द्विवचने नमेताम, अन्य पुरुष बहुवचने नमेयुः। कौन से यहाँ पर धातु, कौन सा धातु था? नम धातु। उसी प्रकार पठ धातु का करेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचने पठेयम पठेयम, उत्तम पुरुष द्विवचने पठेम पठेम, उत्तम पुरुष बहुवचने पठेम, मध्यम पुरुष एक वचने पठे, मध्यम पुरुष बहुवचन द्विवचने पठेतम, मध्यम पुरुष बहुवचने पठेत, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष एक वचने पठेत, अन्य पुरुष द्विवचने पठेताम, अन्य पुरुष बहुवचने पठेयुः। उसी प्रकार दूसरा एक धातु ले लेते हैं, अर्च धातु। क्या लेंगे? अर्च धातु। उत्तम पुरुष एक वचने अर्चेयम, उत्तम पुरुष द्विवचने अर्चेव, उत्तम पुरुष बहुवचने अर्चेम, मध्यम पुरुष एक वचने अर्चे। इसको विसर्ग का उच्चारण अब आधा करने के लिए यहाँ पर प्रयत्न है, हाँ नहीं बोलना है, अर्चे। हाँ, यानी मध्यम पुरुष एक वचने अर्चे, मध्यम पुरुष द्विवचने अर्चेतम, मध्यम पुरुष बहुवचने अर्चेत, अन्य पुरुष एक वचने अर्चित, अन्य पुरुष बहुवचने अर्चेताम, अन्य पुरुष बहुवचने अर्चेयुः। अब ये था, देखे थे कि पहले गण के धातु दो प्रकार के होते हैं, याद है ना? परस्मैपदी आत्मनेपदी नहीं 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 नहीं, अंत्य और उपांत्य, गुण वाले और गुण रहित। हाँ, गुण सहित और गुण रहित। ये सारे जो धातु देखें, ये सारे धातु कैसे हैं? गुण रहित। ठीक है, अब गुण वाला देख लेते हैं। फिर गुण देखेंगे तो गुण के दो भाग है, कौन सा? एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। तो उपांत्य गुण अंत्य गुण में क्या यहाँ वो दोनों नियम लागू पड़ेगा क्या? हाँ, वो लागू पड़ेगा। अब यहाँ पर उपांत्य और अंत्य ये काल के अनुसार नहीं होता है। ये गुण जो हुआ था ना, वो किसके कारण हुआ था? विकरण प्रत्यय की वजह से, विकरण के कारण, विकरण प्रत्यय के कारण। तो यहाँ धातु में विकरण प्रत्यय लगाया जाता है ना, इस काल में विकरण प्रत्यय लगाए थे कि नहीं? हाजी लगाए थे ना? तो इसमें विकरण लगाए। अगर विकरण लगाया है तो विकरण का जो गुण करने का उसमें सामर्थ्य है, जहां गुण होने की संभावना है वहां अवश्य में वो क्या करना है? गुण करना है। अब यहाँ पर सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि ई वर्ण का गुण क्या होता है, जरूरत है यहाँ पर हाँ, ई वर्ण का गुण ए होता है, उ वर्ण का गुण ओ होता है, रु वर्ण का गुण और होता है। उसी प्रकार यहाँ भी होगा। जैसे कि हम लोग एक उपांत्य वाला यहाँ पर अगर एक देखें, जिस प्रकार क्या यहाँ पर एक जिम धातु लेंगे, ये भी कौन से गण के हैं? प्रथम गण, पहले गण के। जिम धातु है, दिखाई दे रहा है ना जी? जिम धातु अविकरण और फिर प्रत्यय यहाँ पर लिखते हैं ईयम। क्या लिखेंगे? ईयम। अब विकरण प्रत्यय के कारण धातु के उपांत्य का गुण होगा, तो जिम का क्या हो जाएगा? ए होगा, ई का ए अर्थ क्या होगा? जेम। ठीक है, उसके बाद अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए। अब रूप देखिए क्या हो जाएगा? रूप हाँ, झेमेयम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो झेमेयम। तो उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन है झेमेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन है गलत कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला? ई का गुण क्या हुआ है? ये। तो फिर किसी ने जीमे ब बोला, किसी ने क्या बोला? जीमे ब। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसको भी गुण करना है कि नहीं? जी। तो इसका गुण क्या होगा? ई है तो ई का गुण क्या होगा? ए होगा। तो इसमें जीमे बने क्या करेंगे?
हाँ जेमेव। अब सही है, क्या होगा? जेमेव। उत्तम पुरुष बहुवचन है जेमेम। मध्यम पुरुष एक वचन है जेमेहे। मध्यम पुरुष द्विवचन है जेमेताम। मध्यम पुरुष बहुवचन है जेमेत। अन्य पुरुष एक वचन है जेमेत। अन्य पुरुष द्विवचन है जेमेताम। अन्य पुरुष बहुवचन है जेमेयुहु। ओके, अब उसी प्रकार यहाँ पर जिम धातु देखे, उसी प्रकार दूसरा एक यहाँ पर धातु देख लेते हैं, सूच धातु। क्या देखेंगे यहाँ पर धातु क्या है? सूच। अगर सूच धातु है तो उसका क्या होगा? तो उपांत में क्या है? ऊ है, तो ऊ का क्या होता है? तो ऊ का ओ होता है, अर्थात सु का क्या हो जाएगा? सो। तो फिर उत्तम पुरुष एक वचन है सही है सोचेयम। उत्तम पुरुष द्विवचन है सोचेव। उत्तम पुरुष बहुवचन है सोचेम। मध्यम पुरुष एक वचन है सोचेहे। मध्यम पुरुष द्विवचन है सोचेतम। मध्यम पुरुष बहुवचन है सोचेत। अन्य पुरुष एक वचन है सोचित। सही है। अन्य पुरुष द्विवचन है सोचेताम। अन्य पुरुष बहुवचन है तो ये तो हुआ उपांत गुण। ठीक है, अंत गुण वाला एक देख लेते हैं। तो अंत गुण वाला में हम लोग यहाँ पर कोई एक धातु यहाँ पर लेते हैं। बोलिए कौन सा धातु ले अंत गुण में? तैरना। त्रू धातु लेंगे तो वो तो सीधा सीधा है, इसलिए जी ई ले अंत वाला या ऊ अंत वाला लें तो, क्योंकि एक संधि के बाद और एक संधि आने वाला है, हाँ जी है ना? तो इसलिए हाँ चलिए जी। दोनों यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर उकारांत वाला ले लेते हैं, तो उकारांत वाला में कौन सा धातु? भू। भू धातु कौन से गण का है? पहले गण का है। अरे भू प्लस अ प्लस प्रत्यय क्या है? यम। ठीक है, अब ऊ का गुण क्या होता है? ओ। अर्थात क्या हुआ? भो प्लस अ प्लस यम। ठीक है, अब यहाँ पर ओ के बाद ओ आया है, तो ओ का क्या होता है? अव। अर्थात क्या हो जाएगा? भव, यानी भव प्लस अ प्लस यम। अब अ वर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ए। अर्थात क्या हुआ? भव प्लस ये यम। अर्थात रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन है सही है। उत्तम पुरुष एक वचन है भवेयम। द्विवचन है भवेव। बहुवचन है भवेम। मध्यम पुरुष एक वचन है भवेहे। द्विवचन है भवेतम। बहुवचन है भवेत। अन्य पुरुष एक वचन है भवेत। अन्य पुरुष द्विवचन है भवेताम। अन्य पुरुष बहुवचन है भवेयुहु। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अभी उसी प्रकार का दूसरा एक धातु ले लेंगे। जैसे जी धातु है, तो ऐसे ऊ का यहाँ पर ओ किए थे, ई का क्या होगा? ए। और ए के बाद स्वर है, तो ए का क्या हो जाएगा? अय होगा। तो जी का क्या हो जाएगा? जय होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन है जयेयम। जयेयम। सही है, उत्तम पुरुष एक वचन है जयेयम। द्विवचन है जयेब। बहुवचन है जयेम। मध्यम पुरुष एक वचन है जय है। मध्यम पुरुष द्विवचन है जयेतम। मध्यम पुरुष बहुवचन है जयेत। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक अन्य पुरुष एक वचन है जयेत। अन्य पुरुष द्विवचन है जयेताम। अन्य पुरुष बहुवचन है जयेयु। अभी देखे थे त्रू धातु। चलिए त्रू धातु का भी ले लेते हैं। तो त्रू धातु का उसका गुण क्या होता है? रू। रू का गुण क्या होता है? और यानी त्रू का डायरेक्ट क्या बन जाएगा?
और उसके बाद ए तारे। यम लगा देना है, अर्थात क्या होगा? तरे तरेयम हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन है तरेयम, द्विवचने तरेव तरेव, बहुवचने तरेम, मध्यम पुरुष एक वचने तरेहे, मध्यम पुरुष द्विवचने तरेतम, मध्यम पुरुष बहुवचने तरेतम, मध्य अन्य पुरुष एक वचने तरेत, अन्य पुरुष द्विवचने तरेताम, अन्य पुरुष बहुवचने तरेयुः। तो ये देख लिए प्रथम गण के, ठीक है। प्रथम गण ऐसे इतने में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना? जी। आपके प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे वहां पर दिया गया है पहले गण के लिए भी, ठीक है। वहां से प्रैक्टिस बुक में क्या करना है, जो खाली जगह है उस खाली रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, ठीक है। तो चलिए अब चौथे गण की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चौथे गण का जो है कि चौथे गण का यहाँ पर धातु, यहाँ पर हम लोग लेंगे कि चौथे गण का धातु कोई भी एक धातु गुरुजी, चौथे गण का ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए, स्मरे हाँ जी बोलिए। स्मरे स्मृक स्मरेयम। हाँ, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम, ऐसे ही होता है। जी। चलिए यहाँ पर अब चौथे गण का, तो चौथे गण का कौन सा धातु लेंगे? नृत धातु, रूप धातु, क्रुद्ध धातु, नस धातु, फिर आगे बहुत सारे ऐसे धातु हैं। तो इनमें से कोई एक धातु बोलिए, कौन से धातु का बनाए? नृत नृत। चलिए ठीक है, क्या करेंगे इसमें? नृत धातु कौन से गण के? चौथे गण के हैं, यानी विकर्ण प्रत्यय क्या लगेगा? य। और यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा है? यम, ठीक है। यम प्रत्यय यहाँ लगा दी। अब देखिए कि य के अंदर अ है कि नहीं। इसमें और एक विशेष है कि चौथे गण के धातु है तो यहाँ पर गुण होने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि वहां पर नियम में कहा गया है कि चौथे गण के धातु को, चौथे गण के य विकर्ण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातु को गुण नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर गुण के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, तो डायरेक्ट तो अब इसमें क्या है कि य के अंदर अ है कि नहीं? जी। है ना? तो इसमें अ है और उसके बाद ई आया है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो यानी यहाँ पर क्या कर देंगे कि नृत प्लस क्या हो जाएगा? ये यम। क्या हो जाएगा? ये यम। अर्थात रूप क्या होगा? नृत्ययम। क्या हो जाएगा इसमें? नृत्ययम। उसी प्रकार से आगे वाला भी उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? नृत्ययम। द्विवचने नृत्येव। बहुवचने नृत्येम। मध्यम पुरुष एक वचने नृत्येः। मध्यम पुरुष द्विवचने नृत्येतम। मध्यम पुरुष बहुवचने नृत्येत। अन्य पुरुष एक वचने नृत्येत। अन्य पुरुष द्विवचने नृत्येताम। अन्य पुरुष बहुवचने नृत्येयुः। उसी प्रकार कुप धातु है, मान लीजिए कुप धातु, तो उत्तम पुरुष एक वचने कुप्येयम, द्विवचने कुप्येव, बहुवचने कुप्येम, मध्यम पुरुष एक वचने कुप्येः, मध्यम पुरुष द्विवचने कुप्येतम, मध्यम पुरुष बहुवचने कुप्येत, अन्य पुरुष एक वचने कुप्येत, अन्य पुरुष द्विवचने कुप्येताम, अन्य पुरुष बहुवचने कुप्येयुः। इसमें तो कोई गुण है ही नहीं, यानी इसका आरोप सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। अब छठे गण, तो छठे गण का कैसे? तो छठे गण का पहले गण के जो हम लोग गुण रहित वाला जो देखे थे ना, उसी तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पर मिल धातु ले लेते हैं। कौन सा धातु है? मिल। छठे गण का है, यानी विकर्ण प्रत्यय क्या लगेगा? और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा है? यहाँ पर यम। अर्थात इसमें गुण होने की संभावना होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं होता है। कारण कि छठे गण के धातुओं को, यानी अविकर्ण प्रत्यय लगने वाले छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। तो इसका मिल का क्या रहेगा? मिल ही रहेगा। क्या होगा? मिल का मिल ही रहेगा।
और अ और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए। अर्थात क्या होगा, एयम। मिलेयम। अर्थात रूप क्या होगा, मिलेयम। मिलेयम। अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन है, छठे गण के धातु के मिल धातु का क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन है मिलेयम, द्विवचने मिलेव, बहुवचने मिलेम, मध्यम पुरुष एक वचने मिलेहे, मध्यम पुरुष द्विवचने मिलेतम, मध्यम पुरुष बहुवचने मिलेत, अन्य पुरुष एक वचने मिलेत, अन्य पुरुष द्विवचने मिलेताम, अन्य पुरुष बहुवचने मिलेयु। उसी प्रकार लिख धातु है, उत्तम पुरुष एक वचने लिखेयम, द्विवचने लिखेव, बहुवचने लिखेम, मध्यम पुरुष एक वचन लिखे है, द्विवचन लिखेतम, बहुवचने लिखेत, अन्य पुरुष एक वचने लिखेत, द्विवचने लिखेताम और बहुवचने लिखेयु। अब एक गण बाकी है, और वो कौन सा गण है, 10वां। ठीक है, तो ये यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। कहां तक, ये तो सारे के सारे पहले गण के हैं। ठीक है, जैसे कि सोच धातु का सोचेयम किया था, जी धातु का जयेयम किया था, भू धातु का भवेयम किया था, ये तो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, ये चौथा गण का नृत्य धातु का देखे, छठा गण का लिक धातु का। अब ये जो 10वां गण जो है, ये 10वां गण से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां तक, कहां तक, ये छठे गण तक आपके वहां पर जो दिया गया है प्रैक्टिस बुक में, उसको पूर्ण करके लाइएगा। ठीक है, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। एक मिनट। हाँ जी, किसका प्रश्न है, किसका प्रश्न है, 2 जन का। हाँ जी, A14 क्या प्रश्न है, बोलिए। गुरुजी अभी नम का एग्जाम्पल है, तो ऐसे है क्या, मैं नमस्कार करूंगा, हम दोनों नमस्कार करेंगे? नहीं, करेंगे वो भविष्य काल है, वो भूतकाल नहीं है, वो आने वाले भविष्य काल हो जाता है, करेंगे। यहाँ पर जैसे है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, चलिए लिख धातु का ही लिख यहाँ पर, अहम लिखेयम, मैं लिखूं, आवाम लिखेब, हम दोनों लिखें, वयम लिखेम, हम दोनों, हम सब लिखें, त्वम लिखे है, तुम लिखो, युवाम लिखेतम, यानी तुम सब लिखो, और फिर यूयम लिखेत, यानी तुम सब लिखो। फिर क्या है, सह, यानी स लिखित, वह लिखें, तो लिखेतम, वे दोनों लिखें, और ते लिखे यू, अर्थात वे सब लिखें। तो गुरुजी फिर ये आज्ञार्थ में और इसमें क्या फर्क रहेगा? एक ही समान, एक ही जैसे। दूसरा और भी इसमें और एक चीज है कि इसमें अलग करने के लिए एक चाहिए शब्द का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। क्या है, ज्यादातर, लेकिन वो चाहिए कब, तो चाहिए जब होगा ना, वो विद्यार्थ कृदंत में हम करेंगे। कहाँ करेंगे, विद्यार्थ कृदंत। विद्यार्थ कृदंत में होता है। ऐसे भी चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, तब वहां पर मैं लिखना चाहिए, ऐसे बोला जाता है नहीं। नहीं। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो तो फिर वर्तमान में आदि में आ जाता है, तो इसीलिए उस समय मैं लिखूं, तुम लिखो, ऐसे ही करना है। पर सर ये उत्तम हो गया ना गुरुजी, ऐसे देखे तो लिखे, मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, उस समय वो वाक्य में क्या बोला कि कर्मणि में होता है, और तब वहां पर विद्यार्थ के प्रत्यय नहीं, वहां पर विद्यार्थ कुदंत लगाया जाता है। गुरुजी मैं कुछ बताऊं, हाँ जी, पूछूं? हाँ जी, हाँ मैं अर्चिता बोल रहा हूँ, पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ जी, बोलिए। हाँ, इसमें सजेशन और ओपिनियन देना है तब विद्यार्थ, या कोई स्टेटमेंट देना है तब विद्यार्थ, ऐसा हो सकता है उसका मीनिंग? किसका? जैसे हम लिखे, कोई सजेशन, ओपिनियन या स्टेटमेंट देना है तब विद्यार्थ का उपयोग करें, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ जी, हो सकता है, बहुत सारे होता है। अब आगे जैसे हम वाक्यानुवाद देखेंगे ना, उस समय हमें उसके बाद देखने मिलेगा ही, विद्यार्थ का बहुत सारे रूप है। अभी आगे भी हम लोग यहाँ पर देखे थे विद्यार्थ का। ये रूप अभी हम सीखे, भवे, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कि नहीं?
जी भवे है, मध्यम पुरुष एक वचन। अर्थात मध्यम पुरुष कौन सा धातु का है? वो भू धातु का है। एक तो इसमें क्या है, कर्ता कौन है? त्वम भवे है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर भू धातु का अर्थ क्या होना, यहाँ पर क्या होता है? होना, ठीक है। अर्थात क्या होगा कि तम व्रते स्थिरो भवः, यानी तुम व्रत में स्थिर रहो। यहाँ पर होना यानी हो, ऐसे नहीं बोलना है कि रहो, ऐसे बोला जाता है तब, जी गुरुजी, ठीक है। जी गुरुजी। ऐसे दूसरा ये रूप आया नहीं, ये कहाँ आएगा? क्या मिच्छा उत्तम पुरुष। ये 10वें गण का उत्तम पुरुष का ईत, कौन सा प्रत्यय? ईत, ईत प्रत्यय है। जी तो वहां पर मध्यम यहाँ पुरुष पर बहुवचन। हाँ, वहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन का है, ईत प्रत्यय है ना, तब मध्यम पुरुष वहां पर, यहाँ पर पल धातु है, और पल धातु का अर्थ क्या होता है? पालन करना। पालन करना, रक्षण करना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बोला गया? हे भगिन्य, यानी हे बहन। और यहाँ पर किसी को जब बहुवचन में संबोधन में बोला जाए तो यहाँ पर उसका कर्ता क्या होता है? हमेशा यूयम। यूयम। क्या होता है कर्ता? हमेशा यूयम होता है। अर्थात तुम सब क्या है? तुम सब जीवदया का पालन करो। किसी को जी। जैसे कहा जाए कि तुम ये करो वो करो, तब भी किसका रूप लिखा गया है यहाँ पर? विद्यार्थ का लिखा है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार का होता है यहाँ पर। जी गुरुजी, जी धन्यवाद। क्या आदेश देना ना गुरुजी किसी को? हाँ जी, नहीं, किसी को आदेश देना हाँ, कि किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, उपदेश देना। बहुत सारे विद्यार्थी के लिए कितने सारे तो दिखाए हैं उस समय, विधि हो, संप्रश्न हो, इत्यादि हो। वहां उस समय आगे के पार्ट में दिखा जा कि नहीं? यहाँ पर जी गुरुजी 6 पॉइंट्स है उसमें ये सब अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया था। विद्यार्थ कबला जगह जाता है, विधि हो, उपदेश हो, सूचन हो, इत्यादि इत्यादि से और भी है, आज्ञा आदि भी आ जाता है। समय का, यहाँ पर समय का दर्शन है कि हे विद्यार्थी, या तो फिर हे सैनिक, अब आप जाओ। यानी इससे किसका बोध होता है? आज्ञा का। नहीं, यहाँ भी विधि में क्या है? इसमें समय दर्शक है। क्या है? वहां पर समय दिखाया जाता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि अभी जाने का समय हुआ है। जो अब शब्द आया ना, उस अब से पता चलता है। उसको आज्ञा वाले लहजे में बोलो ना गुरुजी, जाओ तो आज्ञा नहीं। सिर्फ आप ऐसे कि जाओ बोले तो आज्ञा हो जाए, ऐसे नहीं होता है। वहां उसे समय दर्शाता है कि कब जाना चाहिए। उस समय भी अगर पूछा जाए तो अगर किसी से कहे, प्रेरणा करें तो भी हो सकता है। आप आज्ञा ही क्यों करते हो? उसको प्रेरणा भी हम कह सकते हैं कि नहीं? प्रेरणा करते हैं कि नहीं? तो ये सारे यहाँ पर विद्यार्थी और आज्ञार्थी ये सारे विषय होते हैं। लगभग दोनों का एक समान है, इसीलिए दोनों का प्रयोग इस जगह पे होता है। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।